कई बार हमें लगता है कि पहाड़ों में केवल सुकून होता है, शांति होती है और एक ऐसी ठंडक होती है जो आत्मा को सुकून देती है, लेकिन महाबलेश्वर की यह कहानी उन सभी भ्रमों को तोड़ देती है। यह कहानी सुकून के पीछे छुपे डर की, शांति के पीछे छुपी चीखों की और उस ठंडक के पीछे छुपे एक खतरनाक साए की है, जिसे वहाँ के स्थानीय लोग छकवा कहते हैं। कहते हैं महाबलेश्वर की पहाड़ियों में शाम होते ही वो साया उतर आता है। उसका कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन उसकी मौजूदगी को हर कोई महसूस कर सकता है। हर कोई, बस देख नहीं सकता। ये कहानी शुरू होती है एक ट्रैवल व्लॉगर के साथ। नाम था सौरभ। मुंबई का रहने वाला सौरभ यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता था और नई नई जगहों पर जाता था, लेकिन उसे डरावनी कहानियों में ज्यादा दिलचस्पी थी। महाबलेश्वर की कहानी उसके कानों तक पहुंची और उसने ठान लिया कि वो खुद वहां जाकर उस रहस्य का सामना करेगा। उसने अपनी राइडिंग जैकेट पहनी, कैमरा सेट किया और निकल पड़ा महाबलेश्वर की तरफ। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो किसी सैर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे सफर पर जा रहा है जहां से कोई वापस नहीं आता। कम से कम वैसा नहीं जैसा गया था। महाबलेश्वर पहुंचते ही उसने सबसे पहले होटल बुक किया, लेकिन जब होटल वाले को पता चला कि वो घोड़ापथ वाली पहाड़ी पर रात में शूट करने जा रहा है, तो उसने साफ मना कर दिया, उधर मत जाना साहब, उधर रात को कोई नहीं जाता, वहाँ कुछ है। सौरभ ने हंसते हुए कहा, डर की बातों से डरेंगे तो फिर व्लॉगिंग कैसे करेंगे भैया। होटल वाला चुप हो गया, पर उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रात के करीब 10 बजे सौरभ अकेले ही अपने कैमरे और ट्राइपॉड के साथ घोड़ापथ की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है और फिर आती है वो चोटी जहां से पूरी महाबलेश्वर की वादियां दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, वैसे वैसे हवा में एक अजीब सन्नाटा छाता गया। पेड़ हिल नहीं रहे थे, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई सरसराहट हो रही हो। हर 10 कदम पर ऐसा महसूस होता जैसे कोई पीछे चल रहा है, लेकिन जब वो पलटकर देखता, कोई नहीं होता। उसका कैमरा ऑन था, लेकिन स्क्रीन पर कुछ धुंधली आकृतियां बार बार आती थीं। आखिर वो उस चोटी तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने कैमरा स्टैंड पर रखा और बोलना शुरू किया, दोस्तों, मैं इस वक्त महाबलेश्वर की उस जगह पर खड़ा हूं जहां कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने छकवा को देखा है। लेकिन तभी कैमरे के पीछे से जमीन पर कुछ गिरने की आवाज आई। वो पीछे मुड़ा, वहां कुछ नहीं था। फिर उसने कैमरे की स्क्रीन देखी और वहां जो दिखा उसने उसका खून जमा दिया। कैमरे में एक छाया खड़ी थी, लंबी, बिना चेहरे वाली, बस एक काली परछाई। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो परछाई धीरे धीरे सौरभ के पास आ रही थी, लेकिन वो जब पीछे मुड़ा तो वहां कुछ नहीं था। अब उसके हाथ कांपने लगे। उसने कैमरा बंद किया और दौड़ते हुए पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। रास्ता बहुत ही अंधेरा था और फोन की टॉर्च भी अब धुंधली हो गई थी, लेकिन फिर भी वो दौड़ता रहा, भागता रहा और तभी अचानक सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, बिल्कुल सफेद कपड़ों में। उसकी आंखें सीधी सौरभ की आंखों में देख रही थीं। उसने धीरे से कहा, तू क्यों आया है यहाँ? छकवा को चैन से रहने दे। सौरभ कुछ कह पाता इससे पहले ही वो बूढ़ा गायब हो गया। बिल्कुल अचानक सौरभ के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे समझ में आ चुका था कि वो किसी आम जगह पर नहीं है और न ही यह कोई आम कहानी है। उस रात सौरभ किसी तरह अपने होटल वापस लौटा, लेकिन उस परछाई ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। होटल में घुसते ही लाइटें खुद ब खुद बंद हो गईं। मोबाइल हैंग हो गया, कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग डिलीट हो चुकी थी। लेकिन एक चीज थी जो रह गई थी, एक फोल्डर जिसका नाम था छकवा.mp4 और उस फोल्डर में सिर्फ एक वीडियो था।
जिसमें वो बूढ़ा आदमी सीधा कैमरे की तरफ देखकर एक ही बात बोल रहा था, अब तेरा नंबर है। सौरभ उस रात सोया नहीं। कहने को वो होटल में था, लेकिन उसका दिमाग वहीं अटका था, छकवा.mp4। उसने वीडियो फिर से चलाया, लेकिन अब वीडियो चल ही नहीं रहा था। स्क्रीन काली थी और बीच बीच में अजीब सी खराशों वाली आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहा हो। लेकिन कुछ शब्द ऐसे थे जो साफ सुनाई दे रहे थे। तेरा नंबर है, तेरा नंबर है। उसने डरते डरते वीडियो डिलीट किया, लेकिन अगले ही पल वही फोल्डर वापस स्क्रीन पर आ गया। सौरभ की आंखें फटी रह गईं। उसने फोन बंद किया, लेकिन फोन खुद से फिर ऑन हो गया। अब उसकी स्क्रीन पर एक नई फोटो थी, जो उसने कभी क्लिक ही नहीं की थी। उस फोटो में सौरभ पहाड़ी पर अकेला खड़ा था, लेकिन उसके पीछे एक लंबी सी छाया दिख रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने पहले कैमरे में देखी थी। अब सौरभ को समझ आ चुका था कि वह कोई आम कहानी रिकॉर्ड करने नहीं, बल्कि किसी रहस्य से उलझने आ गया है। एक ऐसे रहस्य से जिसे लोग जानबूझकर भुला देते हैं। लेकिन उसने फैसला किया, मैं डर के नहीं, सच के पीछे आया हूँ। अगर यहाँ कुछ है तो मैं उसे सामने लाऊंगा। अगले दिन सुबह उसने होटल छोड़ दिया और महाबलेश्वर के लोकल गांव की तरफ गया, वहां के लोगों से बात करने, उन घटनाओं के बारे में जानने के लिए। लेकिन जब भी वो छकवा का नाम लेता, लोग या तो चुप हो जाते या फिर घर के दरवाजे बंद कर लेते, जैसे यह शब्द ही एक मनहूस मंत्र हो। फिर एक बुजुर्ग महिला मिली, अम्मा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखों में थकान थी, लेकिन जैसे ही उसने छकवा का नाम सुना, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से कहा, तू उसे ढूंढने आया है ना? तू नहीं जानता बेटा, वो साया नहीं, एक श्राप है। एक ऐसा श्राप जो आज भी इन पहाड़ियों में जिंदा है। सौरभ चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। अम्मा ने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले की बात है। यहाँ एक अंग्रेज साहब आया था, अकेले, जंगल की सुंदरता कैद करने। लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने पहाड़ियों के उस हिस्से में कदम रख दिया जहाँ गांव वाले भी नहीं जाते थे, छाया घाटी। कहते हैं वहाँ एक आत्मा रहती थी, एक महिला जो अपने पति की बेवफाई के बाद खुद को घाटी में झोंक चुकी थी। उसकी आत्मा अब अकेली नहीं थी, वो अब बदला चाहती थी। अम्मा ने कहा, वो अंग्रेज फिर कभी नहीं लौटा। उसका कैमरा एक पेड़ से लटका मिला और कैमरे में जो आखिरी फोटो थी, उसमें वो खुद जमीन पर लेटा हुआ दिख रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर में जान नहीं थी। सौरभ सुनकर सन्न रह गया। फिर उसने पूछा, छकवा नाम कैसे पड़ा? अम्मा बोली, जब भी वो आत्मा आती है तो एक अजीब सी आवाज होती है, छक छक। छकवा, जैसे कोई लकड़ी घसीट रहा हो या नाखून चट्टानों पर रगड़ रहा हो। तभी गांव वालों ने नाम दे दिया, छकवा। अम्मा ने उसे चेतावनी दी, वापस जा बेटा, तुझे जो दिखा है वो सिर्फ शुरुआत है। वो तुझे पहचान चुकी है, अब वो तुझे छोड़ेगी नहीं। लेकिन सौरभ अब रुकने वाला नहीं था। उसने अपने व्लॉग के लिए कैमरा फिर से ऑन किया और इस बार वो सीधे निकल पड़ा छाया घाटी की तरफ, उस जगह की ओर जहां किसी इंसान का जाना मना है। घाटी के रास्ते पर हर पेड़ जैसे चेतावनी दे रहा था। हवा की सिसकियां, पत्तों का अजीब संगीत और उस पगडंडी का सन्नाटा, सब कुछ कुछ कह रहा था। लेकिन सौरभ ने अपने कान बंद कर रखे थे। जैसे ही वो घाटी के किनारे पहुंचा, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। घना कोहरा फैलने लगा और चारों ओर से अंधेरा छाने लगा। उसके कैमरे ने रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन स्क्रीन पर बार बार एरर आने लगा। और तभी एक चीख गूंजी, इतनी तेज, इतनी भयानक
जैसे किसी ने दिल को चीर कर रख दिया हो। सौरभ डर के मारे पीछे हटा, लेकिन उसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ा। कैमरा हाथ से छूट गया और नीचे घाटी की तरफ लुढ़कने लगा। उसने जैसे तैसे उठकर कैमरे को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वो घाटी के मुहाने तक पहुंचा, वहां कोई नहीं था। न कैमरा न आवाज, बस एक परछाई, बहुत ही लंबी, बहुत ही डरावनी, और वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। परछाई उसके सामने धीरे धीरे आकार ले रही थी। सौरभ की सांसें रुकने लगीं, दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे शरीर फट जाएगा। वो पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके थे, जैसे जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। उस काली आकृति के चेहरे का कोई आकार नहीं था, बस दो जलती हुई आंखों जैसी लपटें और वो आवाज, छक छकवा। वो परछाई एकदम उसके सामने आ चुकी थी। सौरभ की आंखें बंद हो गईं, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो अचानक अपने होटल के कमरे में था। पसीने से लथपथ, सांसें तेज, दिल धड़क रहा था। वो उठकर इधर उधर देखने लगा। कमरे में सब कुछ सामान्य था। क्या ये कोई सपना था, या फिर छकवा ने उसे समय से पीछे खींच लिया था? मोबाइल देखा, समय रात के 3:43। लेकिन जो बात सबसे डरावनी थी वो ये कि उसका कैमरा उसी हालत में कमरे में पड़ा था जिसमें घाटी में गिरा था, मिट्टी से सना, स्क्रीन टूटी हुई और एक नया वीडियो फोल्डर बना हुआ, फाइनल वार्निंग .mp4। इस बार उसने वीडियो चलाया और ये वीडियो किसी और ने शूट किया था। कैमरा किसी और के हाथ में था, लेकिन उसमें सौरभ था, घाटी में अकेला खड़ा, और वो खुद को देख रहा था, डर के मारे चीख रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहा हो। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो घबराकर कैमरा फेंक देता है और कमरे से बाहर भागता है। होटल का रिसेप्शन सुनसान है, चारों ओर सन्नाटा, घड़ी की टिक टिक की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है और बाहर सुबह हो चुकी है, लेकिन कुछ बदला हुआ था। सड़कें सुनसान थीं, आसपास के होटल बंद, कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, जैसे पूरा शहर एकदम खाली हो गया हो। सौरभ अब डरा नहीं था, वो टूट चुका था। उसने सोचा, या तो आज सब कुछ रिकॉर्ड करके सबके सामने लाऊंगा, या फिर कभी वापस नहीं लौटूंगा। वो सीधे पहुंचा स्थानीय मंदिर के पुजारी के पास। पुजारी की आंखों में जैसे सब कुछ पहले से ही पता हो। उसने कहा, तू उससे बच नहीं सकता, लेकिन अगर तुझे खुद को बचाना है तो तुझे उसकी कहानी पूरी करनी होगी। वो कहानी जो अधूरी छूट गई थी, उसे कैमरे में रिकॉर्ड करना होगा। उसे वही चाहिए, न्याय। सौरभ बोला, कैसी कहानी? पुजारी ने गहरी सांस ली और बताया, सालों पहले यहाँ एक औरत रहती थी, उर्मिला। जवान, सुंदर, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन घोषित कर दिया। वजह? उसकी आंखें अलग थीं, वो पेड़ पौधों से बात करती थी, बारिश को रोक सकती थी, हवा को मोड़ सकती थी। लोग डरने लगे, और फिर एक दिन सबने मिलकर उसे जिंदा जला दिया, इसी छाया घाटी में। उसकी चीखें अब भी पहाड़ों में गूंजती हैं। उसका बदला अधूरा है, और जब कोई नया इंसान उसकी घाटी में जाता है तो वो उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए पकड़ लेती है। लेकिन जो डर जाता है वो मर जाता है, जो सुन लेता है वो बच जाता है। सौरभ के सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो इस कहानी को पूरी तरह से सुनकर रिकॉर्ड करे, या हमेशा के लिए गायब हो जाए। उसने तय किया, चलो, अब जो भी होगा कैमरे में कैद होगा। वो फिर से निकला छाया घाटी की ओर। इस बार कैमरा ऑन था, रिकॉर्डिंग चल रही थी।
उसने खुद को लाइव मोड में रखा ताकि जो हो रहा था वो दुनिया भर में लाइव दिखे। घाटी में घुसते ही हवा का बहाव बदल गया। उसकी आवाज रुकने लगी। कैमरे की स्क्रीन बार बार ब्लर हो रही थी, लेकिन वो चलते रहा। और तभी एक पेड़ के नीचे खून से सनी एक पुरानी साड़ी मिली। पास में राख के ढेर में जली हुई चूड़ियां थीं और एक अधजला दर्पण जिसमें अब भी हल्की सी परछाई झलक रही थी। सौरभ ने कैमरा उस दर्पण की तरफ किया और स्क्रीन पर फिर वही छकवा की छाया प्रकट हो गई। लेकिन इस बार वो चिल्ला नहीं रही थी, बस खड़ी थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। और तभी सौरभ के कानों में एक महिला की धीमी आवाज गूंजी, मेरी कहानी सुनोगे? मेरी कहानी सुनोगे? ये आवाज किसी और दुनिया से आई लग रही थी, न नर की थी न नारी की, लेकिन उसमें एक तड़प थी, एक ऐसा दर्द जो सदियों से किसी गुफा में बंद पड़ा हो। सौरभ की सांसें थम गईं, हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने कैमरे को स्थिर रखा और धीमे से कहा, हाँ बताइए। और तभी जैसे पूरा जंगल जीवित हो उठा। पत्ते हिलने लगे, हवा ने घूमना शुरू किया, आसपास के पेड़ों से सूखे पत्ते उठकर सौरभ के चारों ओर मंडराने लगे। कैमरे में हल्की सी स्टैटिक आई और फिर वो दिखा, वही चेहरा, अधजला, आंखें गड्ढों जैसी, लेकिन उनमें इतना दर्द भरा था कि उसे देखकर रूह कांप उठे। उस छाया ने कहना शुरू किया, मेरा नाम उर्मिला था। मैं इस जंगल की बेटी थी। जानवरों से बात करती थी, हवा से खेलती थी, बारिश बुला लेती थी। लेकिन इस गांव के लोगों को मेरे अलग होने से डर लगने लगा। उन्होंने मुझे चुड़ैल कहा और एक रात सबने मिलकर मुझे इस घाटी में बांध दिया। मेरी चूड़ियां तोड़ी, मुझे घसीटा और फिर आग लगा दी। मेरी चीखें, मेरी पुकार, कोई नहीं सुनना चाहता था। अब उसकी आवाज कांपने लगी, मैं मर गई, लेकिन मेरी आत्मा जलती रही। हर साल जब कोई इंसान उस घाटी में आता है, मैं उसे अपनी बात सुनाने की कोशिश करती हूँ। कुछ भाग जाते हैं, कुछ पागल हो जाते हैं, लेकिन कोई भी मुझे सुनता नहीं, कोई नहीं। सौरभ ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं सुन रहा हूँ और मैं तुम्हारी बात दुनिया को दिखाऊंगा। तभी सौरभ के कैमरे में कुछ होने लगा, स्क्रीन चमकने लगी, उस पर उर्मिला की पूरी जलती हुई छवि बन गई। वो सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। वो घबराई हुई लड़की, लोग उसे घेर कर आग लगा रहे थे। वो चीख रही थी, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं सिर्फ जिंदा हूँ। और फिर अचानक कैमरा बंद हो गया। सौरभ होश में आया तो देखा वो एक खेत में पड़ा हुआ था। चारों तरफ दिन का उजाला था, लोग उसे घेर कर खड़े थे। कुछ लोग वीडियो देख रहे थे जो उसने लाइव किया था, और जो आखिरी रिकॉर्डिंग थी उसमें साफ साफ उर्मिला की आत्मा दिखाई दे रही थी। वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। हर न्यूज चैनल, हर वेबसाइट, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस एक ही चीज थी, द ट्रूथ ऑफ चकवा, नॉट अ गोस्ट बट अ बर्न्ड वुमन। अब कोई उस घाटी को भूतिया नहीं कहता, अब लोग उसे उर्मिला घाटी कहते हैं और हर साल उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की जाती है। लेकिन सौरभ ने जब घर लौटकर कैमरे का फोल्डर खोला तो वहां एक नई वीडियो मिली जो उसने रिकॉर्ड नहीं की थी। वीडियो में वही छाया खड़ी थी, कैमरे की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुरा रही थी। और फिर वो बोली, अब मैं आजाद हूँ, लेकिन तुम भी कभी इस कहानी से आजाद नहीं हो पाओगे। स्क्रीन काली हो गई और एक आखिरी पंक्ति उभरी, कभी कभी किसी की सच्चाई जानने की कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ती है।